जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ अकेडमी की इस ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफेयर के कुछ नए टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद को लेकर। मुंशी प्रेमचंद, जिनका 31 जुलाई को जन्म दिवस गया, इसीलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव वाराणसी में हुआ था। और यह हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक तथा उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। यदि बात करें इनकी रचनाओं की, तो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी पहली रचना जो थी वो लघु उपन्यास के रूप में असरार ए मुआबिद शीर्षक के साथ की थी, जिसका अर्थ था देवस्थान रहस्य, अर्थात भगवान के निवास का रहस्य नाम से इन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा था। 1907 में इन्होंने जमाना पत्रिका में दुनिया का सबसे अनमोल रतन नाम से अपनी पहली कहानी लिखी थी। यदि मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो आप बताएंगे दुनिया का सबसे अनमोल रतन नाम से इनकी पहली कहानी 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद 1914 में इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया था। मतलब इसके पहले ये हिंदू भाषा में नहीं लिखते थे। हिंदी में लिखने का कार्य इन्होंने 1914 से प्रारंभ किया और इसी समय इन्होंने अपना नाम बदला नवाब राय से प्रेमचंद। मतलब पहले इनका नाम नवाब राय था, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद इनका पहला लेख सौत नाम से, इनका पहला लेख जो था वो सौत नाम से सरस्वती पत्रिका में दिसंबर 1915 में प्रकाशित हुआ। मुंशी प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन था, जो 1919 में प्रकाशित हुआ। 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। ये वो समय था जब हमारे देश में असहयोग आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा था। इसके बाद जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो 1923 में मुंशी प्रेमचंद ने वाराणसी में सरस्वती प्रेस, किस नाम से, सरस्वती प्रेस नाम से एक प्रकाशन हाउस की स्थापना की। यहां इन्होंने रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, हंस, जागरण आदि का प्रकाशन भी किया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कुछ इनकी इंपॉर्टेंट घटनाओं की यदि बात करें, तो सेवा सदन, प्रेम आश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन गोदान आदि उपन्यासों को इन्होंने लिखा था, तथा नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, सोजे वतन, प्रेम तीर्थ, पांच फूल, सप्त सुबन, बाल साहित्य जैसी कहानियों का संग्रह की भी इन्होंने रचना की थी। इस प्रकार इन सभी रचनाओं के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य की दृष्टि से एक अव्वल दर्जे के लेखक कवि माने गए और इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। और इन्हीं सभी के चलते मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये चर्चा की हमने मुंशी प्रेमचंद को लेकर, जिनका 31 जुलाई को जन्मदिवस गया है। क्लियर? चलिए, अगला टॉपिक है आपका विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर हम देखें तो मानव तस्करी, महिलाओं की तस्करी, मानव अंगों का अवैध व्यापार, इन सब चीजों का एक बहुत बड़े लेवल पर रैकेट चलता है। वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हर वर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर में ऐड के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, जितने भी आपके एडवर्टीज के माध्यम होते हैं, इन सभी के माध्यम से आम जनता को मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध के विषय में शिक्षित करने का कार्य किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि महिलाओं और बच्चों की जो अवैध तस्करी होती है, इनसे जबरन श्रम और वेश्यावृत्ति करवाई जाती है, उससे उनको बचाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, मानव तस्करी के कारण जो बड़ा नुकसान होता है, आम लोगों के जीवन में इसका जो गंभीर प्रभाव पड़ता है, उसको समझने का अवसर प्रदान भी इस दिवस के अंतर्गत किया जाता है। विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस जो है, इसको कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, इसके द्वारा 2013 में नामित किया गया था। क्लियर? कब नामित किया गया था? 2013 में नामित किया गया था। क्यों? क्योंकि ये मानव तस्करी के मुद्दे पर निपटने के साधन के रूप में इसको देख रहे थे। इसके अलावा मानव तस्करी से जो लोग पीड़ित होते हैं, उन लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में इस दिन मदद की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद याद रखिएगा कि यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है, वो लोगों को बंदी बनाने वाले रैकेट से बचाने, उनकी पहचान करने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ये संस्थान जो है वो 2003 से ही इस कार्य में लगा हुआ है। 2021 में जो मानव तस्करी रोधी दिवस की थीम थी, वो थी विक्टिम्स वाइज द लीड द वे। विक्टिम्स वाइज लीड दी वे जो थी, वो इसकी थीम थी,
जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं मानव तस्करी से पीड़ित लोगों के अनुभवों को साझा करने व उनसे सीखने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो ये मानव तस्करी दिवस के बारे में हम लोगों ने बात की। एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज को लेकर प्रश्न आते हैं। यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ये हेल्पफुल होगा। क्लियर? चलिए आगे टॉपिक की बात करते हैं कि 14 कलाकृतियां भारत को लौटाने की घोषणा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है वहां नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपने एशियाई कला संग्रह से 14 कलाकृतियां, कितनी, लगभग 14 कलाकृतियों को भारत को वापस लौटाने की घोषणा की है। इनमें कांस्य या पत्थर की मूर्तियां, चित्रित स्क्रॉल और कुछ तस्वीरें शामिल हैं। एक्चुअल में ये तस्वीरें और ये सामान जो है ये 12वीं सदी के दो चोल युगों के दो कांस्य प्रतिमाओं से प्राप्त होगी, जिन्हें तमिलनाडु के मंदिर में से चुराया गया था। तो इन प्रतिमाओं को ऑस्ट्रेलिया जो है, जो संग्रहालय है नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो लौटा रहा है। अगर ये हमारे पास आ जाते हैं तो हम इन कलाकृतियों के मूल स्थान की पहचान करने के लिए भारत में और अधिक शोध कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इसने एक नया उद्गम मूल्यांकन फ्रेमवर्क स्थापित किया है, निर्धारित किया है, जिसके माध्यम से अगर कोई भी ऐसी कलाकृति गैर कानूनी या अनैतिक तरीके से कहीं ना कहीं उपलब्ध है, उसे बेचा गया है, वहां भेजा गया है, तो उस वस्तु को संबंधित देश को वापस लौटाने का प्रावधान इसके तहत किया गया है। ठीक है, तो ये 14 कलाकृतियां हमें कहां से मिलने वाली हैं? नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का दोस्तों, भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 36वां संस्करण। एक्चुअल में ये एक नौसैनिक अभ्यास के तौर पर देखा जाता है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच ये समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट जो है वो 36वां संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। इसके यदि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये एक नौसैनिक अभ्यास है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए 2002 से हर साल, क्या 2002 से हर साल 2 बार अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर यह गश्ती अभ्यास किया जाता है। इसमें भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सरयू जो है वो यहां पर यूज होता है, जो भाग ले रहा है इसमें इस साल। और यह एक स्वदेशी निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है। जो आईएनएस सरयू है, जहाज जो है नौसेना का, वो एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है, जो 36वें संस्करण में भाग ले रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा, इसमें और इंपॉर्टेंट बात करें तो इस नौसेना अभ्यास का उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखिएगा कि नौवहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षा सुनिश्चित करना। भाई हमारा इंटरनेशनल व्यापार जो समुद्र के मार्गों से होता है, उसको हम सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, इस दृष्टि से हम ये युद्ध अभ्यास करते हैं। दूसरा है कि कॉर्पोरेट अभ्यास नौसेनाओं के बीच समझ और अंतर संचालनीयता को निर्माण करने में मदद करता है। मतलब कि जो नौसेना है उनके बीच में एक समझ निर्माण करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये नौसैनिक अभ्यास जो है वो मदद करता है। इसके अंतर्गत गैर कानूनी, बिना कोई लेखा जोखा रखे या अनियमित ढंग से संचालित मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी करने, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती, समुद्री डकैती जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए एक बोल सकते हैं कि संस्थागत ढांचे के निर्माण की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है सुरक्षा की दृष्टि से भी और व्यापार की दृष्टि से भी। तो इसका उद्देश्य यही है जो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमारे सागर मिशन के अनुरूप भी होता है ये अभ्यास। तो हम जो अभ्यास करते हैं हमारे पड़ोसियों के साथ, वो कहीं ना कहीं भारत के सागर मिशन के अनुरूप भी होता है। अब ये सागर मिशन क्या है भारत सरकार का? भारत सरकार का सागर मिशन जो है वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, यहां पर सिक्योरिटी से एस ले लिया गया है, एंड का ए आ गया है, ग्रोथ का जी आ गया है, ऑल का ए आ गया और रीजन का आर आ गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो बनाया गया वो सागर है। आपसे एग्जाम में हो सकता है कि सागर का फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो आप याद रखेंगे सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये सागर का एक फुल फॉर्म है जो भारत सरकार की एक मिशन है। क्लियर, याद रखेंगे। यदि हम इस नौसैनिक अभ्यास को इस मिशन की दृष्टि से देखते हैं तो भारतीय नौसेना जो वो हिंद महासागर क्षेत्रों में एक साथ समन्वित गश्त करके, जो हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, उसकी निगरानी में सहयोग करेगा। मार्ग अभ्यास और द्विपक्षीय अभ्यासों के लिए सक्रिय रूप से संलग्न है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। मतलब हमारा जो सागर मिशन है, इस सागर मिशन का जो जो उद्देश्य है वो है
क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार का सागर मिशन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, तो आप इसमें बताएंगे कि भारत सरकार का सागर मिशन जो है वो क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों नौसेना के साथ हमारे और भी सैन्य अभ्यास होते हैं, जिसके अंतर्गत एक समुद्र शक्ति सैनिक अभ्यास जो है वो भी द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो हमारा नौसेना के साथ होता है। इसके अलावा गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है वो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो हम इस देश से करते हैं। तो इसके अलावा के नौसैनिक अभ्यास भी मैंने आपको बता दिए, सागर मिशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, जो अभी एक हम अभ्यास कर रहे हैं इसके उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब किसी भी परीक्षा में यदि यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो निसंदेह आप उसका उत्तर लगाने में सक्षम होंगे। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, आमागढ़ फोर्ट राजस्थान। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो राजस्थान से संबंधित है और वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है। इसमें मीणा जनजाति को लेकर और जो स्थानीय हिंदू समूह है यहाँ का उसको लेकर एक विवाद का संघर्ष का केंद्र बना हुआ। याद रखिएगा, जो आमागढ़ फोर्ट है, आमागढ़ का जो किला है दोस्तों, ये राजस्थान में है। राजस्थान में कहा? जयपुर में स्थित है। क्लियर? तो जयपुर स्थित जो आमागढ़ का फोर्ट है, यहां पर आदिवासी मीणा समुदाय, मीणा जनजाति जो है ये मुख्य रूप से राजस्थान में मिलती है। तो जो आदिवासी मीणा समुदाय है और यहाँ के जो स्थानीय हिंदू समूह है, इनके बीच में एक संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मीणा समुदाय है वो कहता है कि आमागढ़ किला जो है वो जयपुर में राजपूत शासन से पहले मीणा शासक के द्वारा बनवाया गया था। मतलब क्या? इनका ये कहना बनता है कि भाई जो मीणा शासक थे उन्होंने पहले यहाँ पर ये किला बनवा दिया था और बाद में राजपूतों ने यहाँ पर एक नया निर्माण किया है। और ये जो जो आमागढ़ का किला है वो मीणा शासकों का एक सदियों पुराना पवित्र स्थल भी रहा था, जिस पर बाद में राजपूतों ने अपना कब्जा जमा लिया। ऐसा कहना है मीणा समुदाय के लोगों का। इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक विवाद का मुद्दा बन गया है। और यहीं पर यह भी कहा गया है कि हिंदू समूह पर इन्होंने एक और कहीं ना कहीं बोलने कहा गया है कि हिंदू समूह जो है वो आदिवासी प्रतीकों को हिंदुत्व में शामिल करने की कोशिश करते हैं और इन्होंने अंबा माता का नाम बदलकर अंबिका भवानी के नाम से करने का भी आरोप लगाया। तो इस प्रकार से मीणा समुदाय हिंदू समूह पर इस प्रकार के आरोप लगा रहा है। उसका मानना है कि ये जो जो किला है आमागढ़ का, ये मीणा शासक के द्वारा बनवाया था, ये उनका सदियों से एक पवित्र स्थल रहा है और इन्होंने अंबा माता का नाम बदलकर अंबिका भवानी नाम कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे प्रतीकों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मीणा समुदाय कहता है। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मीणा समुदाय कौन है। तो मीणा समुदाय जो है इन्हें मेव या मेमाती के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में रहने वाली एक जनजाति है। प्रमुख रूप से ये राजस्थान में रहने वाली मीणा जनजाति होती है। जो मीणा जनजाति है वो राजस्थान के अधिकांश हिस्से में, पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्से में निवास करती है। कहीं ना कहीं इस जनजाति के क्षेत्र को मिदेश, मीणाओं का देश भी कहते हैं। जिस एरिया में ये पूरी मीणा जनजाति निवास करती है पूर्वी राजस्थान को, उसको मिंदेश भी कहते हैं, अर्थात मीणाओं का देश भी कहते हैं। ऐसा माना गया कि बाद में इन्हें राजपूतों के द्वारा प्रतिस्थापित हटा दिया गया और जिनमें कछवाहा राजपूत थे उन्होंने यहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया और उन्होंने इसे नाम दिया अंबर राज्य। क्या नाम दिया? अंबर राज्य। मतलब राजपूतों ने मीणाओं को वहां से हटाकर और वहां पर अपना कछवाहा राजपूतों का एरिया स्थापित कर दिया, जिसको इन्होंने अंबर राज्य नाम दिया और बाद में इसी का नाम क्या कर दिया? जयपुर बना दिया। मतलब जयपुर को पहले अंबर राज्य कहते थे, आपको यह ध्यान रखना है। तो ये विवाद का मुद्दा था और ये मीणा समुदाय था जो राजस्थान के एक बड़े एरिया में रहता है। इसके बाद याद रखिएगा कि जो राजस्थान में मीणा समुदाय है वो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा प्रभाव मिलता है। इनके लिए विधानसभा में 25 सीटों का आरक्षण है। कहां? राजस्थान की विधानसभा में। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो नौकरशाही की यदि हम बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी इनका बेहतर प्रतिनिधित्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या है उसमें एसटी की आबादी जो है वो 13.48 है। इसमें मीणा समुदाय एक बड़ा समुदाय के रूप में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये समुदाय वहां की राजनीति को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित करता है, याद रखिएगा। तो इन दो पैराग्राफ्स के माध्यम से हमने एक तो ये देख लिया कि वर्तमान में आमागढ़ फोर्ट को लेकर क्या विवाद चल रहा है और दूसरे हमने पैराग्राफ में बात कर ली है कि मीणा समुदाय क्या है। ठीक है, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप जरूर लगाइए, सही उत्तर आप लगा देंगे, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अब हम प्रमुख बिंदु पर बात करते हैं आमा फोर्ट के लेकर। आमागढ़ फोर्ट क्या है दोस्तों? आमागढ़ फोर्ट जो एट प्रेजेंट हम लोग देखते हैं वो 18वीं सेंचुरी का है।
जो पहले की स्थिति तो नहीं है, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप हम आमगढ़ किले का देखते हैं वो 18वीं शताब्दी में बना है, जो जयपुर के संस्थापक राजा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। किसने? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा यह स्थापित किया गया था 18वीं सदी में। यदि आपसे पूछा जाता है कब बना था, तो 18वीं शताब्दी में बना था। किसने बनवाया था? तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और ये जयपुर के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जो थे वो जयपुर के संस्थापक भी थे। इसके अलावा ये माना जाता है कि जब इन्होंने ये किला बनवाया, मतलब जयसिंह द्वितीय ने जब ये किला बनवाया, तो इसके पहले यहाँ पर पहले से कोई संरचनाएं मौजूद थी, उसके बावजूद यहाँ पर ये किला बनवा दिया गया था, ऐसा माना जाता है शोधकर्ताओं के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज रही है। अगर हम मीणा समुदाय की बात करते हैं तो 1100 ईस्वी के आसपास राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया है मीणाओं ने। अब यहां पर एक नाम और आ गया कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय कौन है। तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जो है, इन्होंने 1693 से 1744 का इनका काल माना जाता है। एक महान योद्धा के रूप में इन्हें देखा जाता है, और इससे ज्यादा बढ़कर इन्हें खगोल शास्त्री के तौर पर देखा जाता है। इनके पिता जो थे वो महाराजा बिशन सिंह थे। कहीं ना कहीं जब महाराजा बिशन सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये सत्ता में आते हैं। तो याद रखिएगा कि महाराजा सवाई जयसिंह जो है द्वितीय, ये एक महान योद्धा तो थे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट तौर पर ये खगोल शास्त्री के रूप में वैश्विक स्तर पर या भारत स्तर पर हम इन्हें एक प्रसिद्धि के रूप में देखते हैं। ये मुगलों के सामंत थे, और इन्होंने औरंगजेब के द्वारा इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की गई थी। यदि एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा कि सवाई जयसिंह को जो सवाई की उपाधि है वो औरंगजेब ने प्रदान की थी। और सवाई का मतलब होता है 1/4, 1/4 जो होता है इसका मतलब होता है। और बाद में जितने भी इनके वंशज थे सभी को सवाई की उपाधि मिलती रही है, बिकॉज 1/4 के रूप में। याद रखिएगा कि कला, विज्ञान और दर्शन और सैन्य मामलों में, कहीं ना कहीं कला, विज्ञान, दर्शन और सैन्य मामलों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और विद्वानों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था इन्हें। मतलब एक बेहतर प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया था। अगर देखा जाए तो ये मूल रूप से कछवाहा राजपूत थे जो 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए थे। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो क्या कि दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा, देखिए ये फैक्ट याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या कि दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा, ये जो 5 क्षेत्र दिख रहे हैं, कितने क्षेत्र? 5 क्षेत्र दिख रहे हैं। यहां पर इन्होंने खगोल विज्ञान से संबंधित वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। इन वेधशालाओं को आज आप जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। मतलब हमारे देश में कितने जंतर मंतर, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप निसंदेह लगाएंगे कि भारत देश में वर्तमान में सवाई जयसिंह के द्वारा 5 जंतर मंतरों की स्थापना करवाई गई थी, जो दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में स्थापित हैं। ये खगोल विज्ञान से संबंधित वेधशालाएं हैं। क्लियर? और जयपुर जो नाम रहा जयपुर का, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो याद रखिएगा कि जयपुर के संस्थापक भी यही माने जाते हैं। जयपुर शहर के बारे में एक इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मतलब एक ऐसा शहर है हमारा जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, संत साबंदर। दोस्तों संत साबंदर कौन है? तो अभी मैंने आपको कला संग्रहालय के बारे में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की गैलरी में जो कला संग्रहालय है उसे संत साबंदर की मूर्तियां सहित 14 कलाकृतियां भारत लौटाने की घोषणा की है। हमने अभी बात की थी कि 14 कलाकृतियां लौटाएंगे, उनमें से एक है संत साबंदर की मूर्ति। ये नृत्य मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, मतलब नाचते हुए एक पोजीशन है जिसमें यह मूर्ति मिली है, जो बाल संत सामंदर की है। और यह प्रतिमा 12वीं शताब्दी के चोल वंश से संबंधित मानी जाती है। सामंदर कौन थे? तो एक सक्रिय 63 नयननार संतों में से एक थे। दक्षिण भारत में जो सक्रिय 63 नयननार संत थे उनमें से एक थे बाल संत सामंदर साहब। और इन संतों ने भक्ति, कविता और गीतों के माध्यम से शिव की आराधना को, नयननार जो है वो किसके लिए माने गए? शिव के लिए। तो शिव की आराधना को लोकप्रिय बनाने में काम किया था। तो याद रखिएगा संत सामंदर चोल काल से संबंधित थे और 63 सक्रिय नयननार संतों में से एक थे दक्षिण भारत के। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। दोस्तों बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बंगाल टाइगर जो है वो हमारे यहाँ पर विशेष तौर पर माना जाता है। लेकिन देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या में पिछले 150 वर्षों में लगभग 95% तक कमी देखी गई है। मतलब पिछले 150 सालों में यदि देखा जाए तो
आज की तुलना में 95% तक बाघों की संख्या जो है वो कम हुई है, ऐसा कहना है WWF का। WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो जैव विविधता संरक्षण और प्रकृति संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर फंड मुहैया कराने वाली एक संस्था है। तो बाघों की इन कम होती जनसंख्या को देखते हुए ही 29 जुलाई को इनके संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष बाघ दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यदि बाघ दिवस की घोषणा की बात करें तो 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में इसकी घोषणा की गई थी कि हर साल बाघ दिवस मनाया जाएगा। क्लियर? तो यहां याद रखना है कि क्या स्थिति थी, और बाघ शिखर सम्मेलन में जो भी भागीदारी थे उन सब के द्वारा 2022 तक अपने यहां पर बाघों की आबादी को दुगना करने का प्रयास करने की भी घोषणा की गई थी। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में रॉयल टाइगर्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और भारत में वर्तमान में जो बाघों की संख्या है वो 2967 के आसपास है, जो विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा बाघ किसी देश में मिलते हैं तो वो है हमारा देश भारत। और यहां सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार बाघों की संख्या में हमारे यहां पर वृद्धि देखी जा रही है। याद रखना है दोस्तों, हमारे यहां पर हर 4 साल में बाघों की गणना का काम किया जाता है। पहली बार बाघों की जो गणना की गई थी दोस्तों वो 2006 में की गई थी। 2006 में जब बाघों की गणना की गई थी तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि 1411 बाघ थे। 2010 में बाघों की दूसरी गणना हुई। इस समय हमारे देश में 1706 बाघ थे। तीसरी गणना होती है 2014 में, और इस समय हमारे देश में 2226 बाघ थे। और चौथी गणना होती है 2018 में, जिसके तहत भारत में 2967 बाघ हैं। याद रखिएगा, तो ये एग्जाम में आता है कि भारत में कितने बाघ हैं, तो आप बताएंगे कि भारत में 2967 बाघ हैं वर्तमान में। और निरंतर बाघों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वो निस्संदेह हमारे लिए एक खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि हमारी खाद्य श्रृंखला की यदि हम बात करते हैं, फूड चेन की बात करते हैं, तो उस खाद्य श्रृंखला में बाघों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आप इसको याद रखेंगे। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बाघ हैं उनकी सर्वाधिक संख्या हमारे देश के किस राज्य में है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा 526 बाघ हैं। दूसरे नंबर पर स्थान आता है 524 के साथ कर्नाटक का, और तीसरे नंबर पर स्थान आता है 442 के साथ उत्तराखंड का। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश जो है उसको आज भी टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। याद रखिएगा, जो पिछली जनगणना थी बाघों की, जो बाघों की पिछली गणना थी दोस्तों, उसके अनुसार सबसे ज्यादा बाघ हमारे देश में कर्नाटक में थे। लेकिन 2018 की जो चौथी गणना आई है बाघों की, उसके तहत सबसे ज्यादा बाघ 526 मध्य प्रदेश में है। यदि हम मध्य प्रदेश में भी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताएंगे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए प्रसिद्ध है। और यहां बाघों का सर्वाधिक घनत्व मिलता है। तो बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहां मिलता है? तो आप क्या बताएंगे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में यह सबसे ज्यादा घनत्व मिलता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है बाघों को लेकर। और एक और जानकारी ये कि बाघों की प्रारंभ में हमारे यहां पर 9 प्रजातियां मिलती थी। कितने प्रकार का बाघ मिलता था? 9 प्रजातियों का बाघ मिलता था। लेकिन वर्तमान में केवल 6 प्रजातियों का ही बाघ हमारे यहां पर मिलता है, जिसमें से रॉयल बंगाल टाइगर जो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु के तौर पर माना गया है। वर्तमान में बाघों की केवल 6 प्रजातियां जीवित हैं, 3 प्रजातियां जो है वो लुप्त हो गई हैं। और IUCN की सूची के तहत इनको एक खतरे की प्रजाति में शामिल किया गया है, इसलिए इनका संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और हमारे देश में बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। जब हम बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास की बात करते हैं तो दोस्तों इसके वैश्विक स्तर पर भी प्रयास होते हैं और राष्ट्रीय नेशनल स्तर पर भी प्रयास होते हैं। यदि हम वर्ल्ड लेवल पर वैश्विक स्तर पर इसके प्रयास की बात करें तो, और राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रयास की बात करें तो महत्वपूर्ण कई सारे कदम उठाए गए हैं। यदि हम भारत में बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, NTCA जो है, वो हमारे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट संस्था है बाघों के संरक्षण के संदर्भ में। कहीं ना कहीं ये जो संस्था है वो वन रक्षकों के लिए एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, कहीं ना कहीं ये सिस्टम लॉन्च किया जिसके माध्यम से बाघों को निगरानी रखने का काम किया जाता है। इसके अलावा 2010 में, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ था, जिसमें 13 बाघ रेंज वाले देशों के नेताओं ने
TX2, याद रखिएगा कि ये TX2 नारा है वो 2010 में पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट में लिया गया था और उसमें यह कहा गया था कि टाइगरों की संख्या को क्या करना है, दुगना करने का प्रयास हर एक भागीदार देश को करना पड़ेगा। ठीक है। यदि हम विश्व बैंक की बात करते हैं तो दोस्तों विश्व बैंक ने अपने ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपस्थिति और संगठन क्षमता का उपयोग करते हुए बाघों को मजबूती के साथ बचाने के लिए वैश्विक साझेदारी का एक मंच एकत्रित किया था। यदि हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों से यह संस्था टाइगर्स को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इसने ग्लोबल टाइगर फोरम तथा स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के माध्यम से संरक्षण कार्यक्रम चला रखे हैं। किसके लिए? बाघों के संरक्षण कार्यक्रम चला रखे हैं। यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो एक बात और याद रखिएगा, गैनीमीड मैनफोर्ड का नाम बहुत बड़े लेवल पर प्रसिद्ध है। गैनीमीड मैनफोर्ड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर प्रोजेक्ट टाइगर जैसा सिस्टम शुरू किया था। यदि प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो बाघों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसको वैश्विक स्तर पर गैनीमीड मैनफोर्ड के द्वारा लाया। और भारतीय स्तर पर यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो भारत का टाइगर मैन कहे जाने वाले कैलाश सांखला का नाम आप नहीं भूलेंगे। कैलाश सांखला जी ने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। कब? 1973 से। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 से की गई है जिसका उद्देश्य है कि बाघों को संरक्षित किया जाए। जब हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं दोस्तों तो इसके तहत टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इस प्रोजेक्ट के तहत क्या बनाए गए हैं? टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। और जो टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं इनके माध्यम से बाघों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में यदि हम देखें तो भारत में 50 के लगभग टाइगर रिजर्व हैं और जो हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% के बराबर क्षेत्रफल में फैला है और सफलतापूर्वक जारी है। कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट टाइगर का भी एक बड़े पैमाने पर योगदान रहा है कि हमारे देश में बाघों की संख्या में निरंतर क्या हो रही है? निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। इसका सीधा प्रभाव आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में? वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान है और इन 12 में से 6 राष्ट्रीय उद्यानों में हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है वो चल रही है। कौन सी योजना चल रही है? प्रोजेक्ट टाइगर योजना चल रही है जो सबसे पहले हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में लाई गई थी। कहां? कान्हा किसली में लाई गई थी। इसके बाद से हमारे मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में घोषित किया गया है और बाघों के संरक्षण में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा बाघों के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ पर कुछ और प्रावधान भी है, जैसे कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची नंबर 1 इसके लिए प्रावधान करता है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ICU यानी उसने आपको रेड लिस्ट में इसको शामिल किया हुआ, मतलब लुप्त प्राय इंडेंजर्ड स्पीशीज के तौर पर इसको शामिल किया है, मतलब इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत उसने महसूस की है। इसके अलावा साइट्स जो इंटरनेशनल लेवल की संस्था है उसने भी इसको संरक्षण करने पर बल दिया है। ठीक है। तो ये हमने बाघों के बारे में बात की। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लेकर जो है प्रोजेक्ट बोल्ड। दोस्तों प्रोजेक्ट बोल्ड जो है वो आपको इसके नाम के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसका नाम है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन PSC UPSC जैसी परीक्षाओं में आना चाहिए और आने वाली परीक्षा में यदि आप यह प्रश्न देखते भी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब प्रोजेक्ट बोल्ड है क्या दोस्तों? तो प्रोजेक्ट बोल्ड जो है वो भारत में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, ठीक है, कौन? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग और सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। मतलब देखिए कि जो प्रोजेक्ट बोल्ड है उसका संबंध किससे है? मरुस्थलीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल और खादी ग्राम उद्योग के द्वारा शुरू किया गया। कहां पर? जैसलमेर में स्टार्ट किया गया, राजस्थान में। इसको हमने प्रोजेक्ट बोल्ड नाम दिया है। इसके तहत क्या किया गया है? बांस के 1000 पौधे लगाए गए हैं। कौन सी प्रजाति को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है? बांस को। आगे लेक्चर में बात करेंगे कि बांस को ही क्यों इंपॉर्टेंस दी है। भाई दूसरा पौधा भी तो ले सकते थे, यहां पर 1000 बांस के पौधे क्यों लगाए हैं ये भी ध्यान रखना है। यदि इंपॉर्टेंट रूप से प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो याद रखिएगा कि बोल्ड शब्द जो यहां पर दिया है, ये बोल्ड शब्द का क्या अर्थ है? तो बोल्ड शब्द का अर्थ है कि सूखे की स्थिति में भू क्षेत्र पर बांस मरुद्यान, सूखे की स्थिति में भू क्षेत्र पर बांस मरुद्यान अर्थात बैम्बूस ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट अर्थात बोल्ड। तो इसके इंग्लिश नाम के आधार पर इस मिशन का नाम क्या पड़ा है? बोल्ड मिशन। ठीक है। और ये किसके द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण परियोजना है? तो क्या बोलेंगे? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा चलाई जा रही इंपॉर्टेंट परियोजना है।
क्लियर। और ये जो परियोजना है ये देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजित महोत्सव होगा, कौन सा महोत्सव, खादी बांस महोत्सव जो होगा उसका हिस्सा भी होगा। इसका उद्देश्य क्या है, ये प्रोजेक्ट करके 1000 बांस के पौधे लगाकर हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को कम करना, आजीविका को और बहुविषयक ग्रामीण उद्योगों की सहायता करना, कहीं न कहीं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बांस आधारित हरी पट्टियां विकसित करना। मतलब कि आप ये सोचते हैं कि 1000 बांस के पौधे लगाएंगे, बांस आधारित हरी पट्टियां विकसित करेंगे, ये विकसित हरी पट्टियां मरुस्थलीकरण को कम करेंगी, इससे ग्रामीण लोगों की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट रूप से इस आयोग के इस प्रोग्राम के तहत लक्ष्य रखा गया है। इसके बारे में और यदि बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि बांस को ही क्यों चुना, हम इस पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों याद रखना कि बांस एक ऐसा घास है, बांस एक प्रकार की क्या है दोस्तों, घास की प्रजाति है। इसको घास की प्रजाति के तौर पर शामिल किया गया है बांस को। तो ये बांस एक तेजी से बढ़ने वाली घास है। 3 साल की अवधि में इसे काटा भी जा सकता है। और बांस जो है वो पानी के संरक्षण और भूमि की सतह से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए भी जाना जाता है, जो कि शुष्क और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की एक विशेषता होती है। जहां पर पानी कम है वहां पर आपको ऐसा कोई पौधा लगाना पड़ेगा जो पानी का संरक्षण तो करे ही साथ भूमि से पानी के वाष्पीकरण को कम करने में भी योगदान देता हो। तो बांस इसी प्रकार की एक प्रजाति है, इसीलिए इस योजना के तहत 1000 बांस के पौधे जो है वो जैसलमेर में लगाए जा रहे हैं ताकि मरुस्थलीकरण को कम किया जा सके। क्लियर दोस्तों। अब एक और जो शब्द आया है खादी एवं ग्राम उद्योग का, तो इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 में लाया गया था। इसके तहत एक वैधानिक निकाय के तौर पर, कानूनी संस्था के तौर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग को बनाया गया है। क्लियर। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो याद रखना कि ग्रामीण विकास में जितने भी अभिकरण लगे होते हैं, जितनी भी चीजें, जितनी भी संस्थाएं ग्रामीण विकास के लिए लगी हैं, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना है। समन्वय स्थापित तो करेंगे ही, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम खादी और अन्य ग्राम उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम भी बनाता है और योजना भी बनाता है, इन्हें संगठित करने का काम करता है और उन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का काम ये करता है। क्लियर। और ये जो आयोग है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने हर एक चीज को डिस्कस किया है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जिस प्रकार से आपके साथ में करंट अफेयर पर डिस्कस कर रहा हूं, ये आपको एक सेल्फ प्रिपेयर करने के लिए भी मैं कहीं ना कहीं आपको बोल सकता हूं कि मोटिवेट कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हम इसमें संबंधित करंट अफेयर के हर एक सेक्टर पे ध्यान देते हैं, वैसे ही आपको भी पर्सनली जब करंट अफेयर पढ़ना